पाठ 2 पंचतंत्र की कथा। कथा मतलब कहानी। तो चलो कहानी को देखते हैं। महिला रौप्य नगर का राजा अमर शक्ति बहुत दानी और प्रतापी था। राजा के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। तीनों ही मूर्ख थे। मूर्ख होने के साथ ही वे अशिष्ट व उदंड भी थे। वे आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ जाते, आम मिलता तो रस फेंक देते और गुठली तोड़कर खाने लगते। दिन भर घोड़ों की पीठ पर बैठकर जंगल में निरीह पशुओं का शिकार करते रहते। निरीह मतलब होता है कमज़ोर। बात बात पर झगड़ते और बड़ों की बात न मानते। राजा अपने पुत्रों की यह दशा देखकर बहुत चिंतित होता कि उसके बाद राज्य का क्या होगा। मंत्री सुमति ने राजा को परामर्श दिया कि आचार्य विष्णु शर्मा को राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त किया जाए तो उन्हें उचित शिक्षा मिल सकेगी। राजा ने आदरपूर्वक विष्णु शर्मा को बुलाया और कहा, गुरुवर, मेरे पुत्र ज्ञान और विद्या से विहीन हैं। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता। आप ही कृपा करके इन्हें शिक्षा दें। मैं आपको 500 गांव भेंट करूंगा। भेंट मतलब उपहार में दूंगा। विष्णु शर्मा बोले, राजन, मेरे पास ऐसी संपत्ति है जो बांटने से और अभ्यास करने से बढ़ती जाती है। यदि यह मेरे पास ही रहे तो यह घटने लगती है। मुझे आपकी संपत्ति की चाह नहीं है। मुझे आपके पुत्रों की चिंता भी नहीं है। मुझे तो चिंता यह है कि आज राजपुत्र ऐसे हैं तो कल का राजा कैसा होगा। मैं आपके पुत्रों को अवश्य शिक्षा दूंगा। मैं उनको इस प्रकार शिक्षा दूंगा कि उनका मन स्वयं ही उसमें लग जाएगा। 6 महीने में ही आपके पुत्र ज्ञान और राजनीति सीख जाएंगे। विष्णु शर्मा राजा के बेटों को लेकर वन में अपने आश्रम को चले गए। वे राजकुमार को नित्य एक नई कहानी सुनाकर ज्ञान और नीति की शिक्षा देने लगे। एक दिन विष्णु शर्मा ने यह कहानी सुनाई। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। इन विद्याओं पर उन्हें बहुत अभिमान था। अभिमान का मतलब होता है घमंड। परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन संग्रह करने का निश्चय किया। वे चारों यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शेर का मृत शरीर दिखाई दिया। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। उसे देखकर विद्या के अभिमानी तीनों युवक बोले, चलो हम इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग कर इसे पुनर्जीवित कर दें। एक ने अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थि पंजर तैयार कर दिया। दूसरे ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा दी तथा उनके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। तीसरा युवक उस मृत शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए तत्पर हुआ, मतलब तैयार हुआ। तभी चौथे मित्र ने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। कुछ तो विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा।
वह शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। विद्या के अभिमानी उन युवकों ने अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था। उन्होंने अपने उस मित्र की बात नहीं मानी। तब उस चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तब इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर को जीवित कर दिया। शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। उसने हवा में अपनी पूंछ लहराई। उसकी दहाड़ से सारा जंगल गूंज उठा। शेर ने झपट कर तीनों को मार डाला। पेट भरकर वह चला गया। शेर के जाने के बाद चौथा युवक पेड़ से उतरा। उसने सोचा कि शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार को समझने तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या की शक्ति तो बहुत है, परंतु शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति अपना ही विनाश कर सकती है। इसी प्रकार की बहुत सी कहानियाँ आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को सुनाई। इस तरह राजकुमारों का ज्ञान तथा योग्यता बढ़ने लगी। विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई इन कहानियों के संकलन को पंचतंत्र कहते हैं। हमारे देश में पंचतंत्र, हितोपदेश तथा जातक कथाएं प्रचलित हैं। इसी प्रकार कुछ देशों में अन्य कथाएं जैसे ईसप की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें मनुष्यों व पशु पक्षियों के आचरण द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं। तो चलो अब कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला शब्द है मूर्ख। तो मूर्ख को जड़ बुद्धि या पागल भी कहते हैं। अगला शब्द है अशिष्ट। अशिष्ट का अर्थ होता है असभ्य, उद्दंड, बड़ों की बात न मानने वाला। अगला शब्द है उद्दंड। उद्दंड का अर्थ होता है अनाचारी, जो अपने से बड़ों की बात न माने। अगला है गुठली। गुठली जिसे बीज भी कहते हैं, आम के बीज को गुठली बोलते हैं। अगला शब्द है निरीह। निरीह का मतलब होता है कमजोर, असहाय। अगला शब्द है परामर्श। परामर्श का अर्थ होता है सलाह या जानकारी। अगला शब्द है नियुक्त। नियुक्त मतलब होता है तैनात करना। अगला शब्द है उचित। उचित का अर्थ होता है उपयुक्त, ठीक या लायक। अगला शब्द है आदरपूर्वक। आदरपूर्वक मतलब सम्मानपूर्वक या सम्मान सहित। अगला शब्द है गुरुवर। गुरुवर का अर्थ होता है गुरुजी या आचार्य। अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है विद्या या शिक्षा। अगला शब्द है विहीन। विहीन का अर्थ होता है बिना या बगैर या त्यागा हुआ। अगला शब्द है कृपा। कृपा का अर्थ होता है आशीर्वाद या दया, जिसे अनुग्रह भी कहते हैं। अगला शब्द है भेंट। भेंट का अर्थ होता है उपहार या पुरस्कार। अगला शब्द है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है धन, जायदाद। अगला शब्द है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ होता है दोहराना या बार बार करना। अगला शब्द है चिंता। चिंता का अर्थ होता है सोचना या अत्यधिक विचार करना। अगला शब्द है स्वयं। स्वयं का अर्थ होता है खुद को या अपने आप को।
अगला शब्द है राजनीति। राजनीति का अर्थ होता है राज को चलाने के नियम। अगला शब्द है वन। वन को जंगल भी कहते हैं। अगला शब्द है आश्रम। आश्रम का अर्थ होता है कुटिया, जहाँ रहते हैं। अगला शब्द है नित्य। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन या रोज। अगला शब्द है नीति। नीति का अर्थ होता है नियम। अगला शब्द है मित्र। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, सखा। अगला शब्द है अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अगला शब्द है सामान्य। सामान्य का अर्थ होता है साधारण या सरल। अगला शब्द है कार्य। कार्य का अर्थ होता है काम। अगला शब्द है विदेश। विदेश जो दूसरे देश को विदेश बोलते हैं। अगला शब्द है संग्रह। संग्रह का अर्थ होता है समूह। अगला शब्द है निश्चय। निश्चय का अर्थ होता है ठान लिया या संकल्प लिया। अगला शब्द है यात्रा। यात्रा का मतलब होता है सफ़र या घूमना, जाना। अगला शब्द है मृत। मृत का अर्थ होता है मरा हुआ। अगला शब्द है अंग प्रत्यंग। इसका अर्थ होता है शरीर के सभी या प्रत्येक अंग। अगला शब्द है पुनर्जीवित। पुनर्जीवित का अर्थ होता है फिर से जीवित। अगला शब्द है अस्थियों। अस्थियों का अर्थ होता है हड्डियों। अगला शब्द है क्रम। क्रम का अर्थ होता है लगातार या कतारबद्ध। अगला शब्द है अस्थिपंजर। इसका मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। अगला शब्द है मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का अर्थ होता है शरीर के महत्वपूर्ण अंग की रक्षा व कार्य करने में सहायक। अगला शब्द है संचार। संचार का मतलब होता है आदान प्रदान या किसी चीज़ का सुगमता से प्रसार या फैलाव। अगला शब्द है तत्पर। तत्पर का अर्थ होता है तैयार। अगला शब्द है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ होता है अस्तित्व में आना या उद्भव या गहरा असर। अगला शब्द है परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है फल या नतीजा। अगला शब्द है प्रदर्शन। प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखावा। अगला शब्द है क्षण। क्षण का मतलब होता है पल या सेकेंड। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं। अगला शब्द है गूंज। परावर्तित। इसका अर्थ होता है परावर्तित, किसी से टकरा कर वापस होकर सुनाई पड़ने वाली आवाज़, उसे गूंज कहते हैं। या फिर कोई भी आवाज़ निकाली जाए और किसी चीज़ से टकरा कर वह आवाज़ वापस आए और सुनाई दे, उसे गूंज कहते हैं। अगला शब्द है शास्त्रों। शास्त्रों का अर्थ होता है विज्ञान, अनुशासन या उपदेश करना। अगला शब्द है कुशल। कुशल का अर्थ होता है निपुण या योग्य। अगला शब्द है पर्याप्त। पर्याप्त का अर्थ होता है काफ़ी या आवश्यकता अनुसार, यथेष्ट जिसको बोलते हैं। अगला शब्द है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार का अर्थ होता है समाज के अनुसार आचरण। अगला शब्द है बुद्धिमत्ता पूर्वक, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमानी से। अगला शब्द है प्रयोग। प्रयोग का अर्थ होता है उपयोग या इस्तेमाल। अगला शब्द है अन्यथा। अन्यथा का मतलब होता है अथवा या एवं। अगला शब्द है विनाश। विनाश का अर्थ होता है नाश या नुकसान, जिसको हानि भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्षति और घाटा भी होता है। अब अभ्यास को शुरू करते हैं। शब्दों का खेल पहला है और पहले का क है। नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करो।
मतलब शुद्ध शुद्ध बोलो तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। जैसे अमर शक्ति, बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति, अशिष्ट, अंग प्रत्यंग, अस्थिपंजर, उद्दंड, परामर्श, मृत, पुनर्जीवित, क्रम, तत्पर। अगला ख है, ऐसे कम से कम 3 शब्द लिखो जिनके अंत में शक्ति शब्द जुड़ा हो। तो जैसे नारी शक्ति, आदि शक्ति, आशक्ति, देवी शक्ति, दुर्गा शक्ति। अगला है ग, सु तथा कु उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाओ। जैसे सुपुत्र और कुपुत्र, सुपात्र और कुपात्र, सुविचार और कुविचार, सुलक्षण और कुलक्षण, सुव्यवहार, कुव्यवहार, सुमित्र, कुमित्र। अगला घ, अच्छे बुरे। इन दोनों शब्दों के बीच की और विभक्ति को हटाकर दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया गया है। इस पाठ में इस प्रकार के बहुत से शब्द आए हैं, ढूंढकर लिखो। जैसे बात बात, पढ़ने लिखने, पढ़ा लिखा, सोच विचार, अंग प्रत्यंग, मांसपेशियाँ, लोक व्यवहार। ऐसे शब्द आए हैं तो इन्हें ढूंढकर लिखो। अब शुरू होता है बोध प्रश्न। पहला है उत्तर दो। तो क है, राजा क्यों चिंतित रहता था? तो राजा अपने पुत्रों के अशिष्टता व अशिक्षा से चिंतित रहता था। अगला है, राजा अमर शक्ति के पुत्र कैसी मूर्खता करते रहते थे? तो राजा अमर शक्ति के पुत्र आम का रस फेंक कर गुठली खाते थे। वे इस प्रकार की मूर्खता करते थे। ग है, विष्णु शर्मा ने राजा से क्या कहा? तो आचार्य विष्णु शर्मा ने राजा से कहा, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। इस राज्य की भलाई के लिए मैं इन्हें शिक्षा दूंगा। घ है, विष्णु शर्मा ने राजा के बेटों को किस प्रकार शिक्षित किया? तो विष्णु शर्मा ने राजा के बेटों को ज्ञान व नीति की कहानियाँ सुनाकर शिक्षित किया। अगला है, मित्र युवकों ने क्या किया? तो मित्र युवकों ने मृत शेर को विद्या के द्वारा जीवित किया। अगला है, विद्या का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो विद्या का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। दूसरा है, सोचो और बताओ। क है, मृत शेर की जगह गाय होती तो क्या होता? मृत शेर की जगह अगर गाय होती तो वह उसे चारों जीवित करके अपने घर ले आते। अगला है, पढ़ा लिखा होना और बुद्धिमान होना दोनों अलग बातें हैं, स्पष्ट करो। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब होता है ज्ञान होना, और ज्ञान का प्रयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है उसे बुद्धिमानी कहते हैं। अगला है, मूर्ख पुत्र राजा बन जाते तो क्या होता? तो मूर्ख पुत्र राजा बन जाते तो राज्य का विनाश हो जाता। तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। क, राजन, मेरे पास ऐसी संपत्ति है जो बांटने और अभ्यास करने से बढ़ती जाती है। यदि यह मेरे पास ही रहे तो यह घटने लगती है। इसका अर्थ है, आचार्य राजा से कहते हैं कि राजन, मेरे पास ऐसी संपत्ति मतलब धन है जो बांटने से मतलब देने से और अभ्यास
उपयोग करने से बढ़ती है और यदि मेरे पास ही रहे तो यह घटने अर्थात कम होने लगती है। ख है, मुझे आपकी संपत्ति की चाह नहीं है, मुझे आपके पुत्रों की भी चिंता नहीं है। मुझे तो चिंता यह है कि आज राजपुत्र ऐसे हैं तो कल का राजा कैसा होगा। इसका अर्थ है, आचार्य राजा से कहते हैं कि मुझे आपकी संपत्ति अर्थात धन, आभूषण, वस्त्र इत्यादि की इच्छा या लालसा नहीं है। मुझे आपके पुत्रों, संतानों की भी चिंता नहीं है। मुझे तो चिंता यह है कि आज राजपुत्र ऐसे हैं अर्थात राजकुमार, भविष्य का राजा या राजा की संतान ऐसे हैं तो कल भविष्य का राजा कैसा होगा और राज्य का क्या होगा। ग है, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार को समझने तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। अर्थात आचार्य कहते हैं कि शास्त्रों मतलब नीति नियम और विद्या मतलब ज्ञान में कुशल, उत्तीर्ण या पारंगत होना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब कि ज्ञान में ही, शास्त्रों और विद्याओं में ही कुशल होना काफ़ी नहीं है। लोक व्यवहार इसका मतलब होता है समाज के नीति नियम, तरीके और लोगों के प्रति उचित व्यवहार तथा अच्छे बुरे का ज्ञान मतलब सही गलत की समझ होना अर्थात ज्ञान होना भी जरूरी आवश्यक है। अगला है, विद्या की शक्ति तो बहुत है परंतु उस शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति अपना ही विनाश कर सकती है। अर्थात आचार्य कहते हैं कि विद्या ज्ञान की शक्ति, क्षमता जिसे ताकत कहते हैं तो बहुत है परंतु उस शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्वक अर्थात बुद्धिमानी से प्रयोग करना जरूरी है, अन्यथा नहीं तो वह शक्ति, विद्या की शक्ति अपना ही विनाश, हानि कर सकती है, जैसे शेर को जीवित करने के बाद उन तीनों विद्वान का हुआ। अगला है, तुम्हारी कलम से ऊंचे पदों पर सही व्यक्ति का चुनाव क्यों आवश्यक है, सही व्यक्ति के क्या गुण होने चाहिए। तो ऊंचे पदों पर सही व्यक्ति का चुनाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऊंचे पद का व्यक्ति नेतृत्व अर्थात मार्गदर्शन करता है और सही व्यक्ति दयालु, बुद्धिमान और निष्पक्ष होता है। अगला है, अब करने की बारी। क है, विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई कहानी का अपनी कक्षा में अभिनय करो। मतलब कि जो विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई कहानी है उसका नाटक करो अपनी कक्षा में। ख है, पंचतंत्र तथा जातक कथाओं को अपने पुस्तकालय के किताब लेकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। अगला है, इस पाठ में कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद पैराग्राफ को बोलते हैं। अपने टीचर से पैराग्राफ के बारे में पूछो और समझो। प्रत्येक अनुच्छेद की एक खास बात को लिखो अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब नीचे दिया गया है, इसे भी जानो। मृत जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों के अवशेष मतलब होता है जीवाश्म को देखकर उनके इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। मतलब कि उनके बारे में जाना जा सकता है कि वह किस युग के हैं, वह कब पैदा हुए और कितने साल तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु कब हुई और कि वह किस युग में पैदा हुए, उनका रहन सहन कैसा था, मतलब वो किस प्रकार रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे
वह अपनी सुरक्षा में क्या इस्तेमाल करते थे, सब कुछ उनके जीवाश्म से पता लगाया जा सकता है। इस विज्ञान को जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्मिकी कहते हैं तथा जीवाश्मों की जानकारी प्राप्त करने वाले को जीवाश्मवेत्ता कहा जाता है।